टॉपिक्स में उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में ज़्यादा वन ऑफ द फ्यू पीपल मतलब बाइफरकेट करके इनको अलग अलग नज़रिए से देख के पहले प्री करूँगा, फिर जब प्री हो जाए जहाँ तक बात की जाए एग्ज़ाम प्रोसेस की, सर जहाँ तक मुझे याद है यू आर द वन ऑफ द फ्यू पीपल हु मतलब गॉट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल वेरी सून। विशियस साइकिल मतलब हम कहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल को बड़ा ही ये, और सर की इन्वेंट की हुई टर्म है ऑनरेबल एग्जिट्स। मतलब कि सर क्या कहा करते थे कि इस विशियस साइकिल से ऑनरेबल एग्जिट लेना बड़ा ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत जल्दी ही ऑनरेबल एग्जिट ले ली थी इस साइकिल से और बहुत जल्दी बच गए थे आप इसके प्रकोप से। सो अगर एक न्यू कमर आपको इस वक्त देख रहा है जो अभी न्यू बिगनर है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हाउ शुड ही गो अबाउट, हाउ ही और शी शुड गो अबाउट द एग्जाम प्रोसेस? क्योंकि अब सर KAS और IAS दोनों सेम हो चुका है। एक न्यू जो बिगनर है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए एंड हाउ कैन ही और शी इंश्योर कि जल्दी ही ऑनरेबल एग्जिट ले लें? ये जल्दी या पहले सिलेक्शन से पहले मैं ये बता दूं, जब भी मैं सब जो भी नए यंगस्टर्स हैं या जो जुड़े हुए हैं जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, अभी सबसे पहले आपने एग्ज़ाम को समझना है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैच हो रहा है। अब इसमें सपोज़ आप देखें, जैसे आप पहले ही स्टार्ट कर ले कौन सा एग्ज़ाम आपने अपियर होना है, ये 4-5 एग्ज़ाम्स या जितने भी अपियर होना है वो एक लिस्ट बना ले। फिर उनका वो लिस्ट बनाने के टाइम ऐसा ना करे कि हर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर लेना है, कल को ऐसा ना हो कि आपके क्लैशेस हो जाए एग्ज़ाम्स आपस में। तो ऐसे करे कि एग्ज़ाम्स का शेड्यूल देख के, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देख के एग्ज़ाम का चयन करे कि मैंने इन एग्ज़ाम में इस साल या आगे आने वाले 6 महीनों में अपियर होना है। उसके बाद उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी ले। अपनी सेटिस्फैक्शन जब तक ना हो तब तक आप इस एग्ज़ाम के बारे में, नॉट पैटर्न क्या है, नॉट कंटेंट क्या है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो नहीं, एग्ज़ाम के बारे में कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल KAS या IAS की हम बात, UPSC या JKS एग्ज़ाम्स की हम बात कर ले, तो उसमें ये देखना है कि मेरा ऑप्शनल पहले क्या रहेगा। ऑप्शनल का चयन करते टाइम हम आगे आएंगे उस बात पे। ऑप्शनल का सिलेक्शन करते टाइम अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, मोर इम्पॉर्टेंटली अपना इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें देख के सिलेक्शन हो। यानी कहने का मतलब है जैसे आप एग्ज़ाम डिसाइड करोगे मैंने अपियर होना है, उसके हर स्टेज के बारे में आप जानकारी ले और अपने आप को देखें कि मैं किस वे से जाऊँ ये। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा, आप सिलेबस को जान के अपना जो आपको मैं बताऊँ जो आपका स्टडी मटेरियल रहेगा उसका सिलेक्शन भी बहुत क्रूशल है। ये पहले ही डिसाइड हो कि मैंने ये इनिशियल फेज़ में या फर्स्ट फेज़ में इतने बुक्स पे इस पेपर के लिए ये मेरा रिसोर्स रहेगा, मैंने इन्हीं से पढ़ना है। क्या करते हैं बहुत सारे लोग 5-6 बुक्स पढ़ के रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है। सो मैं हमेशा ये जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी रही है कि एक टॉपिक के लिए 1-2 सोर्सेज आर इनफ, उन्हीं को रिवाइज करते करते अपने आप से ही वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है। तो फिर उस टॉपिक को रिलेटेड चाहे प्री में क्वेश्चन आए, चाहे आपका मेंस में आंसर राइटिंग में आए, चाहे वो ऐसे में काम आए, चाहे आपका वो इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आपको जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो उस कंटेंट के रिलेटेड जैसे भी जिस भी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, यू विल बी बेटर सूटेड टू सॉल्व इट और आंसर इट और एक्सप्लेन इट। अब अगर आप एक टॉपिक के बारे में 10-15 सोर्सेज कनेक्ट करोगे, उनसे लोगे, तो आपको नॉलेज इनिशियली लगेगा, बट उस नॉलेज का रिप्रोडक्शन इन द एग्ज़ाम आंसर शीट या इन द प्री वो प्रोपोर्शनली कम होगा। तो मेरा यही रहा कि मेरी स्ट्रेटजी प्राइमरली यही रही कि सिलेक्टेड मटेरियल बार बार पढ़ के रिवाइज करके ताकि रिटेंशन इंक्रीज हो। ये जो बेसिक क्रक्स मैं बोल सकता हूँ, इट वाज द आई शुड नॉट से मंत्रा, एक ही मंत्रा तो नहीं हो सकता है, बट जिसने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया कि मेरा स्पेसिफिक कंटेंट की वजह से रिविजन्स टाइम पे हो पाए। दूसरा, सारे प्रोसेस को इंटरकनेक्टेड समझिए। आप जब भी पढ़े ये नहीं पढ़े मैंने प्री के लिए पढ़ना है, आपको हमेशा इस माइंडसेट के साथ जाना है कि मुझे पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तीनों स्टेजेस को एक साथ देखना है।
इनको बाइफरकेट करके इनको अलग अलग नज़रिए से देख के पहले प्री करूँगा, फिर जब प्री हो जाएगा फिर मैं मेंस करूँगा, फिर जब मेंस होगा फिर मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँगा। इट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। प्रॉपर वे है कि आप इसको इंटरकनेक्टेड देख के एक सिंगल प्रोसेस की तरफ देख ले, इसको स्टेजेस देख ले, उस विजन से आगे बढ़े, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, जो आपको सक्सेस के आपके चांसेस बढ़ाती है। तीसरा, हमेशा अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखे। डाउट्स आते रहते हैं, यू ऑलवेज गेट नेगेटिव फीलिंग्स। आपके कई दिन अच्छे होते हैं, किसी दिन आपको किसी भी कारणवश आप पढ़ नहीं पाते हैं, आपका जो दिन का टारगेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो इट्स नेचुरल, उसको अपनी सक्सेस में हिंड्रेंस ना होने दे। उसका ये ना रखे कि मैं लो हूँ, नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या बाकियों ने अरे वो तो उसका तो बड़ा अच्छा बैकग्राउंड था, वो तो बचपन से ही टॉपर्स में गिना जाता था, बचपन से ही वाज ऑलवेज ब्राइट, मुझसे होगा कि नहीं होगा। ये नहीं, अगर आपने एक बार डिसाइड किया कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है और आपने प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर गाइडेंस लेके इस एग्ज़ाम में आप आ गए हो, तो ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज़ कि मैं अपना 100% दूंगा। फोकस। फाइनली, रिज़ल्ट की चिंता, रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट के बारे में कम सोच के प्रोसेस को एंजॉय करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टॉपिक पढ़े, सपोज़ आपने GS 1 लिया, आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ये नहीं देखना है स्टार्ट करते हुए कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपने ज्योग्राफी देखा, 6-7 टॉपिक्स है, उनको देख के उन पे फोकस करना है और टारगेट रखना है मैंने ये कंप्लीट करने हैं, मैंने रिवाइज़ करने हैं। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देने हैं, या मैंने अपने आप को एनालाइज करना है, या मैंने अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करना है, वो नेक्स्ट स्टेज रखें। लेकिन जिस टाइम में आप ये पढ़ाई कर रहे हैं या उस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, बस टारगेट नहीं है कि मैंने इससे क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आगे आएंगे, नहीं, इसको समझना है, उस पर फोकस करें, प्रोसेस पे फोकस करें। इफ़ यू गिव योर 100%, बिलीव मी, मेरा एक मंत्रा है कि हार्ड वर्क नेवर गोज़ अनपेड। हार्ड वर्क का रिज़ल्ट हमेशा मिलेगा, तो हार्ड वर्क करें और बस उस पर फोकस करें। रिज़ल्ट की टेंशन जो है या रिज़ल्ट की जो एंग्जाइटी है, उस पर अपने आप को उन चीज़ों में ना डालें। हार्ड वर्क होगा, सारी चीज़ें होंगी, रिज़ल्ट खुद ब खुद अच्छा आएगा। तो सर, अभी जैसे आपने बोला कि जो ये 3 स्टेजेस हैं, इनको सबको एक साथ लेके चलो आप। तो जैसे अभी 2022 में 26 जून को जेकेएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वो सारे नए बच्चे हैं, और ये पहली बार हुआ है कि जेकेपीएससी ने बिल्कुल मेंस के साथ ही नोटिफिकेशन निकाल दी, और 2 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि भाई मुझे एग्ज़ाम लेना है। तो उन बच्चों के लिए क्या टारगेट रहेगा? क्या उनको भी इस वक्त इन 45 टू 40 डेज़ के पीरियड में मेंस को साथ में लेके चलना है, या सिर्फ प्री पे फोकस करना है, या वो 2023 के प्री के लिए फोकस करें? देखिए, इसमें जो मेरी सजेशन होगी, आप एक असेसमेंट भी, जो भी स्टूडेंट है अपना एक सेल्फ असेसमेंट कर ले। ये जो अगर कोई बिल्कुल भी नया है, जिसको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वो अपने आप को नेक्स्ट 3-4 डेज़ में फेमिलराइज करे प्रोसेस के साथ। फिर अपना एक असेसमेंट कर ले कि अगर सपोज़ किसी का ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, या किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और उसने इस जैसे किसी एग्ज़ाम में 1-2 साल से प्रिपरेशन की है, तो डेफिनेटली ही शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इट, डेफिनेटली। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स का पैटर्न जो एसएसबी के थ्रू होते हैं, उनका भी अब सिलेबस मोर और लेस सेम है, जैसे पीएससी वाला सिलेबस है। तो अगर किसी ने रिसेंट पास में 2-3 महीने पहले ऐसे किसी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन की है, इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है और पढ़ा है, एक बेसिक लेवल तक एक नॉलेज है, वो डेफिनेटली जाए, अच्छे से पढ़े। और अभी क्योंकि टाइम कम है, 2 ही महीने है, तो प्रीलिम्स फोकस स्टडी करें। प्रीलिम्स फोकस क्या हुआ कि आपके मॉक टेस्ट, अभी आंसर राइटिंग लिखने का इतनी स्कोप नहीं है आंसर राइटिंग का। सपोज अगर आपके 2 ही महीने हैं, तो इसमें आप मॉक टेस्ट ले लें प्री के। आप पुराने जितने भी 4-5 सालों के पेपर्स हैं उनको पढ़ लें, एक आपको समझ आ जाए कि पैटर्न क्या रहता है,
तो आपकी जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन रहेगी उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो डेफिनेटली दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग JKS प्री एग्ज़ाम, बट साइमल्टेनियसली जिस दिन प्री हो नेक्स्ट डे वो मेंस के लिए करे। और अभी से मेंस में कौन सा ऑप्शन लेना है ये भी एक इसका भी एक डिसीजन ले अभी से, ताकि आगे जाके फिर वो कोई टाइम वेस्ट ना हो। जो बात हुई 23 वाले में एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम है उनके लिए परफेक्ट टाइम है अभी से। दे कैन पेस देयर स्ट्रेटजी इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर। तो उनके लिए भी अभी से मैं बोलूँगा कि आप भी स्टार्ट कीजिए। अगर ये वाला फॉर्म भरना है भर लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन एक 23 वाला टारगेट अगर आप स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं तो आप पूरा वो स्टडी मटेरियल ले आए। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सोशल मीडिया हैंडल भी शेयर करूंगा, दे कैन DM मी, वो मैसेज कर सके, मैं उनको जो मैंने स्टडी मटेरियल लिया था। और स्टैटिक पोर्शन के लिए आई थिंक मोटा मोटी वही अभी भी कंटिन्यू है। मे बी करंट अफेयर्स के लिए आजकल के नए रिसोर्सेज हो सकते हैं ये सब, बट वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर कोई और उनके पास गाइड है या किसी और सिलेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ उनका कांटेक्ट है, उनसे उनका बुक लिस्ट ले और फिर देख के एक बुक लिस्ट सेलेक्ट करके स्टार्ट करें प्रिपरेशन। ऑप्शनल के लिए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना इंटरेस्ट, उन चीज़ों को देख के एक डिसीजन ले कौन सा ऑप्शनल लेना है, और ऑप्शनल के रिगार्डिंग भी स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कर ले, ख़रीदे और पढ़ाई स्टार्ट करें। अब दूसरा जो आजकल क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें मेरा ये मानना है कि दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है और अपने अपने इंटरेस्ट और अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए। जैसे मैंने मैक्सिमम जो अपना नोट्स है वो मैंने मैक्सिमम नोट ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्मेट में रखे, बट बहुत सारे सिलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जो अपना कंटेंट था वो ऑफलाइन फॉर्मेट में रख के वहाँ से रिवाइज करते थे। तो इसमें ये नहीं है कि किसी को एडवांटेज है किसी को डिसएडवांटेज है, इसमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जाए। और जब आप स्पेसिफिक टॉपिक को लेके 1-2 रिसोर्सेज ले, फिर इन्हीं को कंटिन्यू बार बार पढ़े। ये पैटर्न जो एग्ज़ाम्स का है ये अब हाउ से जाके व्हेन से जाके वाई तक आ रहा है। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, ये एक पहला बेसिक लेवल है। आपने फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि वाई ओनली इन पानीपत। जैसे आई थिंक रिसेंट पास में एक क्वेश्चन भी आया था 2015 में आया भी था UPSC में कि पानीपत में ही ये बैटल्स क्यों हुई। तो ये करके ये तभी आएगा जब आप एक बेसिक एक नॉलेज हो के फिर आप कंटिन्यूसली रिवाइज करके खुद एनालाइज करोगे क्यों। फिर तीसरा स्टेज आता है कनेक्टिंग द डॉट्स, जिसको हम एक टर्म है आपको शायद याद भी होगा, डवटेल। एक्चुअली डवटेल मीन्स कनेक्टिंग थिंग्स। तो हमने फिर हमारे एक मित्र से जो बोलते थे डोवीटेल तो हमने इस स्ट्रेटजी का नाम रखा था डोवीटेल। डोवीटेल मीन्स आप टॉपिक पढ़ के फिर देखते हैं कि ये किस किस पेपर के साथ या किस किस GS 1, 2, 3, 4 में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन, सपोज पुरानी हिस्टोरिकल हिस्ट्री में पढ़ के आपको कोई किसी किंग ने या किसी रूलर ने उस टाइम कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन को लेते लेते उसके पास कौन से एथिकल डिलेमास थे, यानी हिस्ट्री GS 1, GS 4 के साथ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इन सोसाइटी, यानी साइंस GS 3 का GS 1 में। तो दीज थिंग्स ये नेक्स्ट स्टेज आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप बेसिक लेवल पे होंगे तो अपने कंटेंट को लिमिट रख के, रिसोर्सेज को लिमिट रख के उसी को रिवाइज करें, उसी में से नेक्स्ट स्टेज पे जाके व्हेन से वाई तक जाए, और थर्ड स्टेज में उसको इंटरकनेक्ट कर ले कि ये कैसे एग्ज़ाम में यूज़ होगा, इस कंटेंट को लेके किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेज आएगा, आप टेस्ट सीरीज़ भी दें। अपने आप को असेसमेंट का सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप उस एग्ज़ाम कंडीशंस को रिप्लिकेट कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ देते हैं, वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में जाके, बहुत सारे ऑनलाइन अपेयर होते हैं। जो ऑफलाइन है वहाँ जाके आप बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न रेप्लिकेट होगा, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसमें हर स्टूडेंट को मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप अपना रूम उस टाइम आप अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम रखें, हो सके तो सेक्लूजन में जाए, अकेले रूम में रहे, टाइम
फ्रेम का ख्याल रखें कि अगर आपने 2.5 घंटे का टेस्ट पेपर है, ये मॉक आपने 2.5 घंटे में ही देना है और इन अ सिंगल स्ट्रेच देना है, बिल्कुल जैसे आप एग्ज़ाम में देंगे, चाहे प्री वाला हो, MCQs वाला हो, चाहे मेंस आंसर राइटिंग हो। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप रेप्लिकेट करें बिल्कुल एग्ज़ाम कंडीशंस को देख के। अगर ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन है तो आप वहाँ सेंटर में ही देखेंगे। ये स्टेजेस कंटिन्यू कर ली, यानी क्या मतलब है, आपने मॉक दिया, आपको लगा मॉक MCQs में ये टॉपिक में मैं कंफ्यूज हो पाया या मैं चीज़ों को याद नहीं ला पाया, तो उसका है कि आगे जाके नेक्स्ट डे रिवीजन करें, उसमें कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे कमी है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कैसे और स्ट्रॉन्ग उसको करें। तो ये साइकिल में कंटिन्यू रह के आई एम श्योर अच्छे रिजल्ट्स